नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया न्यूज़ की इस स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए जब हमारे देश में संघर्ष हुआ तो कई घटनाएं और कई सेनानी ऐसे थे जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मई 1857 में दिल्ली के कुछ समाचार पत्रों में यह भविष्यवाणी छपी कि प्लासी के युद्ध के पश्चात 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में जो अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ था वह 23 जून 1857 ईस्वी तक समाप्त हो जाएगा। यह भविष्यवाणी सारे देश में फैल गई और लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जोश की लहर दौड़ गई। इसके अतिरिक्त 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य भर्ती कानून पास किया, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को यह लिखकर देना होता था कि सरकार जहां कहीं भी उन्हें युद्ध करने के लिए भेजेगी वह वहीं पर चले जाएंगे। इससे भारतीय सैनिकों में असाधारण असंतोष फैल गया। कंपनी की सेना में उस समय 3 लाख सैनिक थे, जिनमें से केवल 5,000 ही यूरोपियन थे। बाकी सब अर्थात यूरोपियन सैनिकों से 6 गुना ज़्यादा भारतीय सैनिक थे। जब देश में चारों ओर असंतोष का वातावरण था तो अंग्रेजी सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई राइफलें देने का निश्चय किया। इन राइफलों के कारतूस में सूअर तथा गाय की चर्बी प्रयुक्त की जाती थी और सैनिकों को राइफलों में गोली भरने के लिए इन कारतूसों के सिरे को अपने दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए जब मेरठ के सैनिकों में यह कारतूस बांटे गए तो 85 सैनिकों ने उनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें कठोर दंड देकर बंदी गृह में डाल दिया गया। सरकार के इस व्यवहार पर भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 के दिन हर हर महादेव मारो फिरंगी को का नारा लगाते हुए विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने जेल को तोड़कर अपने साथियों को रिहा करवा लिया और नगर में रहने वाले अंग्रेज नर नारियों का वध कर दिया। अगले दिन वे बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर चल पड़े और मुग़ल सम्राट बहादुर शाह की जय का नारा लगाते हुए दिल्ली में दाखिल हुए। बहादुर शाह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और सरकारी इमारतों पर मुग़ल ध्वज लहराया गया। दिल्ली में रहने वाले अंग्रेज़ों का वध कर दिया गया और उनकी संपत्ति लूट ली गई। इसी बीच लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, बनारस, रुहेलखंड आदि कई स्थानों पर भी विद्रोह उठ खड़े हुए और इन दिशाओं से भी भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंच गए। उस समय अंग्रेजी सेना दिल्ली में नहीं थी, इसलिए भारतीय सैनिकों ने आसानी से दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। विद्रोहियों ने 200 अंग्रेज़ों को गोली से उड़ा दिया। इस विद्रोह में जिन नेताओं ने अपनी अपनी देशभक्ति तथा वीरता का परिचय दिया उनमें शहीद मंगल पांडे, नाना साहब, झांसी की रानी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, अजीम उल्ला खां और सम्राट बहादुर शाह के नाम उल्लेखनीय हैं। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज सेनापति व्हीलर को पराजित करके दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। लखनऊ में भी कई दिनों तक विद्रोह चलता रहा और चीफ कमिश्नर सर हेनरी लोटस को मौत के घाट उतार दिया। बनारस, इलाहाबाद, बरेली तथा शाहजहाँपुर में भी काफ़ी हलचल रही और हजारों लोगों का रक्तपात हुआ। मध्य भारत में प्लासी तथा ग्वालियर विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने रहे। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई तथा उनके सैनिकों ने स्थानीय दुर्ग में अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। कालपी तथा ग्वालियर में भी भयंकर युद्ध लड़े गए। तात्या टोपे तथा अन्य कुछ वीरों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, परंतु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के इस प्रथम संग्राम में वीर गति को प्राप्त हुई। इससे भारतीय विद्रोहियों का साहस टूट गया और मध्य भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अब बात करते हैं गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और 80 वर्ष की उम्र में भी शत्रुओं से लड़ते रहे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया और अपने भाई अमर सिंह तथा मित्र निशान सिंह के सहयोग से अंग्रेज़ सेनापति को हराया। उन्होंने अपनी राजधानी जगदीशपुर को पुनः प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके भाई ने संघर्ष जारी रखा। गवर्नर जनरल कैनिंग ने विद्रोह को दबाने के लिए बम्बई, मद्रास, पंजाब और भारतीय रियासतों से मदद मांगी और हिंदू मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए अफवाहें फैलाईं तथा गुप्तचर विभाग की व्यवस्था की। तत्पश्चात हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जींद, नेपाल आदि कई रियासतों से सहायता मिलने पर
3 अंग्रेज सेनापतियों हेनरी, बर्नाई तथा निकल्सन ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, परंतु 3 मास तक दिल्ली को अपने अधिकार में नहीं ले सके। अंत में जनरल निकल्सन ने एक घमासान युद्ध के पश्चात दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार फिर से दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि भारतीयों का यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, तो भी सन 1857 का यह विद्रोह एक व्यापक विद्रोह था, जिसमें भारतीय जनता के सभी वर्गों ने भाग लिया। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सन 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। बंगाल विभाजन के कारण वातावरण बदल चुका था, इसलिए लोकमान्य तिलक तथा उनके समर्थकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध उग्र नीति अपनाने का सुझाव दिया। उदारवादी इस सुझाव से सहमत नहीं हुए, जिससे कांग्रेस में 2 गुट बन गए। 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में दोनों गुटों में बल परीक्षा हुई, परंतु दादा भाई नौरोजी के उपस्थित होने के कारण इस फूट को रोक लिया गया। कांग्रेस का 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में दोनों दलों में झगड़ा हो गया और शीघ्र ही इसने दंगे का रूप धारण कर लिया। इससे कांग्रेस के 2 दल बन गए, गरम दल और नरम दल। 1905 से 1919 के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवादियों के हाथ में रहा। उग्रवादियों के प्रमुख नेता बाल लाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। लाला लाजपत राय ने उदारवादियों की नीति पर असंतुष्ट होकर कहा था कि हमें 20 लगातार आंदोलन करने के बाद भी रोटी के बदले पत्थर मिले। हम अंग्रेज़ों के आगे अब और अधिक समय तक भीख नहीं मांगेंगे और ना ही उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में तो भारतीयों की हालत बहुत शोचनीय थी। रंग भेद की दृष्टि के कारण उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें अस्पतालों तथा होटलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बच्चे उच्च संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भारतीयों को अपराधियों की तरह दफ्तरों में अपने नाम लिखवाने पड़ते थे और अपनी उंगलियों की छाप देनी पड़ती थी। लॉर्ड कर्जन की दमन नीति, जो 1898 से 1905 तक थी, ने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे। उसने अपने भाषण में भारतीयों को बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे थे और कार्यकुशलता के नाम पर कलकत्ता कॉरपोरेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, कई ऐसे कदम उठाए जिनका उद्देश्य भारतीय एकता को दुर्बल करना तथा भारतीय भावनाओं का गला घोंटना था। 1907 ईस्वी में बंगाल भंग संबंधी घोषणा होते ही गरम दल सक्रिय हो गया। उन्होंने दिसंबर 1907 में बंगाल के गवर्नर की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयत्न किया, फिर ढाका के मजिस्ट्रेट पर गोली चलाई, परंतु वह बच निकला। मुजफ्फरपुर बम फटने से कैनेडी तथा उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। पंजाब और महाराष्ट्र में भी इसी तरह की घटनाएं होने लगीं। प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीयों से मदद मांगी थी और कुछ सहूलियतें देने का वायदा किया था। भारतीयों ने दिलो जान से अंग्रेज़ों की मदद की, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने जो सुविधा दी वह ना के बराबर थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन रियायतों की निंदा की। सरकार ने हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना सकती थी। उसे अपने पक्ष में दलील तथा वकील का अधिकार भी नहीं था। महात्मा गांधी ने 13 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया, परंतु दुर्भाग्य से आंदोलन के दौरान अहमदनगर, दिल्ली और पंजाब में उपद्रव हो गए, जिसके कारण महात्मा गांधी को आंदोलन स्थगित करना पड़ा। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के डिप्टी कमिश्नर ने सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अपनी कोठी पर बुलाकर अचानक बंदी बना लिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग से 25,000 नागरिक सभा करने के लिए एकत्र हुए। अंग्रेज जनरल डायर ने उनको घेरकर गोली चलवा दी और हजारों निहत्थे लोग मौत के घाट उतार दिए। इस घटना के बाद भारतवासियों ने फैसला किया कि अंग्रेज़ों को भारत पर हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पंजाब में भगत सिंह और उनके साथियों ने नौजवान भारत की नींव डाली, परंतु ये देशभक्त भी सफल नहीं हो सके और 23 मार्च 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया। बम्बई प्रांत में जितेंद्र नाथ ने 61 दिन भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग दिए। गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च किया।
कानून तोड़ने पर अंग्रेज़ों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देश में आंदोलन जोर पकड़ गया, इसलिए गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने 3 बार लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन गांधी जी हर बार निराश ही वापस लौटे। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ। उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया। अंग्रेज सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर रहकर भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न किया। उनका विचार था कि द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और दिल्ली चलो का नारा दिया, लेकिन नेताजी किसी दुर्घटना में मारे गए, इसलिए यह आंदोलन भी असफल हो गया। तत्पश्चात 18 फरवरी 1946 को बम्बई में सैनिक विद्रोह उठ खड़े हुए। सैनिकों ने अपनी बैरकों से निकलकर अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया और 5 दिन तक अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतारते रहे। अंत में अंग्रेज़ों को यह बात स्पष्ट हो गई कि अब वे भारत को अधिक समय तक अपना गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत समस्या सुलझाने के लिए 23 मार्च 1946 को 3 अधिकारियों पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एलवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। उन्होंने भारतीय नेताओं से तथा वायसराय से बातचीत की। 14 अगस्त 1946 ईस्वी को वायसराय ने केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया, परंतु मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की और सीधी कार्रवाई के मार्ग को अपनाया। 16 अगस्त को कलकत्ते में काफ़ी खून खराबा हुआ, हज़ारों लोग मारे गए तथा करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर दी गई। फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने एक बयान दिया, जिसके अनुसार हिंदुस्तान को 1948 में स्वतंत्र करने की घोषणा की। इस बयान के साथ भारत के वायसराय लॉर्ड बावेल को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का बंटवारा करना ही बेहतर समझा। कांग्रेसी नेताओं ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 16 जुलाई 1947 को संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पास कर दिया और 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के बादशाह ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।